तो दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि वर्ग 3 संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश, उसके लिए डेली टेस्ट सीरीज हमारे इस चैनल पर आपको बताई जा रही है। तो आज हमारा थर्ड डे है, मतलब आपकी जो टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 का मतलब ये है कि आपको मैं ये तीसरा सेट पेपर बता रहा हूँ। मॉडल टेस्ट पेपर है जो आपकी मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने 2 वीडियोस और अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, आप उनको जाकर विजिट करिए। सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे और वे सभी वह क्वेश्चन हैं जो कि मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट था वो दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ था, उसके क्वेश्चन हैं। और वो का वही बाल विकास शिक्षा शास्त्र में सारा का सारा पैटर्न वर्ग 3 का भी है, इसलिए वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप बिल्कुल उनको जाकर देखिए। चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन से बिना देर किए। दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जितना भी कोर्स मटेरियल है ना, ये जितने भी मॉक टेस्ट आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा फुल कोर्स है। और ये जो कोर्स है दोस्तों 26 जनवरी तक, ठीक है, कह सकते हैं 26 जनवरी तक बिल्कुल फ्री आपको मिलेगा। 26 जनवरी के बाद में हम पेड कोर्स उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो आप 26 जनवरी तक आप इनको फ्री एक्सेस कर सकते हैं सारे कोर्स को। ठीक है ना, तो याद रखिए, अच्छे से आप तैयारी जारी रखिए अपनी। 26 जनवरी तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो 26 जनवरी से पहले पहले हमारे चैनल से जुड़ेंगे उनको तो ये पूरा फ्री मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आने वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए फीस उपलब्ध होगी, मतलब कह सकते हैं कि उनको एक निश्चित पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कोर्स मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास जो नहीं है वो आपको बताना है। बाल केंद्रित अधिगम का अर्थ होता है कि ऐसा अधिगम जिसका जो केंद्र बिंदु है, ठीक, जिसका जो केंद्र बिंदु है, अगर वो बच्चा या कह सकते हैं अगर बालक है तो वहाँ पर बाल केंद्रित अधिगम है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप, इसमें कौन सा अभ्यास नहीं है? ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना। अगला देखिए, छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। और अगला जो है दोस्तों वो है आपका पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूहों का उपयोग करना। तो कौन सा बाल केंद्रित अभ्यास मतलब नहीं है अधिगम का? तो दोस्तों, इसमें जो करेक्ट आंसर है ना, वो करेक्ट आंसर आएगा शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा है, ठीक। और बाल केंद्रित अधिगम का जो अभ्यास है वो भी मैं आपको बता दूं कि ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना, एक तो ये अभ्यास है। छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी बाल केंद्रित अधिगम का मुख्य अभ्यास होता है। और इसके बाद में एक और है पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूहों का उपयोग करना। ये तो बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास है। और जो नहीं है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्न में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? अब मनोवृत्ति जो परीक्षण है उसमें कौन सा जो टेस्ट है उसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण या फिर लिकर्ट स्केल। तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना, मनोवृत्ति परीक्षणों में लिकर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक, लिकर्ट स्केल ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड। ठीक है, तो एटीट्यूड जो होता है आपका, उसमें आपको लिकर्ट स्केल याद रखना है। ठीक, अगले हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके
के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। किसमें? आपके ऑप्शन है कौशल और क्षमताएं, विशेष आवश्यकताएं और उपहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, व्यवहार और स्वभाव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि। ठीक, कैसे बनाएंगे आप इसको? शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल हो सकती है। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, एंटी तनाव दवा ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS के रूप में कार्य भी करता है, एंटी तनाव दवा है ये। ठीक, तो इसमें आपको बताना है क्या आएगा, उत्प्रेरक, अवसादक, उत्तेजक या फिर संशोधक। ये उत्प्रेरक है या अवसाद उत्पन्न करने वाली है या उत्तेजना उत्पन्न करने वाली है, या फिर कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का तनाव है तो उसको दूर करने वाली है, मतलब संशोधक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आएगा अवसादक है, क्योंकि अवसाद उत्पन्न कर देती है। डिप्रेसमेंट मतलब कह सकते हैं डिप्रेसेंट इसमें होता है, जिसको अवसादक बोला जाता है। तो अवसादक एंटी तनाव दवा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसमें देखिए, परीक्षा का डर करेक्ट आंसर है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षाओं में असफल होने का कारण बनता है? बिल्कुल, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का डर। परीक्षा के डर की वजह से जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। ठीक है ना, फेल हो जाते हैं बेचारे। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, परीक्षा का डर। परीक्षा के डर के कारण जो बच्चे हैं वो परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग इज़ व्हेन लर्निंग इज़, मतलब करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। अधिगम कैसा होता है? शिक्षक केंद्रित होता है या प्रासंगिक एवं व्यवहारिक होता है, निष्क्रिय और सैद्धांतिक होता है, रटना या शिक्षाप्रद होता है। ठीक, तो रटना या शिक्षाप्रद तो बिल्कुल होगा ही नहीं, निष्क्रिय भी नहीं होगा, क्योंकि निष्क्रिय में तो कह सकते हैं ना कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षक केंद्रित, करके सीखना तब होता है जब अधिगम कैसे होता है? शिक्षक केंद्रित होता है क्या? तो कह सकते हैं हम एक प्रकार से शिक्षक केंद्रित ना होकर, ठीक है ना, प्रासंगिक और व्यवहारिक होता है। ठीक है ना, रिलीवेंट एंड प्रैक्टिकल कैसे होता है? रिलीवेंट एंड प्रैक्टिकल होता है, तभी जाकर करके सीखना अधिगम जो है वो प्रभावशाली भी होता है। तो ये प्रासंगिक और व्यवहारिक होता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से नोट करते चलें, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है? मानवीय अनुभूति मतलब कि मानव को जो अनुभूति होती है, जो पता चलता है, ठीक है ना, उसकी तुलना किस में की जाती है? कंप्यूटर के कामकाज में। ठीक, आप देखिए, तंत्रिका प्रक्रम, नेटवर्क मानचित्रण, सूचना प्रक्रम या फिर मन मानचित्रण। तो इसमें करेक्ट आंसर सूचना प्रक्रम आएगा। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है, ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना इसमें कर सकता है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचना प्रक्रम। कैसे, मैं बताऊं आपको, कि जैसे अगर आप कंप्यूटर को चला रहे हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर अगर आप चला रहे हैं तो उसमें आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, जो भी आप उसमें सूचना उसको दोगे, उसी के आधार पर वो कार्य करेगा। ठीक है ना, क्यों कार्य करेगा? क्योंकि एक ही अपने आप थोड़ी ना कार्य करता है वो कब कार्य करेगा? जैसे अगर आपने उसको किसी भी प्रकार की क्या दी है, अगर उसमें आपने किसी प्रकार की सूचना दी है तो ही वो कार्य करेगा। और कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है तो किस लिए करता है? क्योंकि आपने उनको सूचना दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी वो। क्यों? क्योंकि दी गई जो सूचनाएं हैं ना, उसी के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक, तो सूचना प्रक्रम इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है। चिल्ड्रन हु डिविएट कॉन्सिडरेबली फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन आर नाउन एज। स्वपरायण बच्चे,
असामान्य बच्चे, बुद्धिमान बच्चे या असाधारण बच्चे। जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी अलग होते हैं, काफ़ी हटके होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है असाधारण बच्चे, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक, असाधारण बच्चे उनको बोला जाता है। और ये जो असाधारण बच्चे होते हैं ये अन्य जो बच्चे हैं सामान्य, जिनको नॉर्मल चाइल्ड हम कह सकते हैं एक तरह से, उनसे ये हटकर होते हैं। ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, व्यक्तियों में उत्पन्न खालिस्तान भिन्नताओं को लिंग जेंडर संदर्भित करता है, तो किस रूप में संदर्भित करता है? ऑप्शन आपके शैक्षिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जैविक रूप से या फिर सामाजिक रूप से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सामाजिक रूप से। ठीक है ना, सोशली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है आपको, और वह मनोवैज्ञानिक, ठीक, वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न और त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था। मतलब कह सकते हैं प्रयास, ठीक, और त्रुटि, प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपके ऑप्शन है थार्नडाइक, कोहलर, स्किनर या फिर पावलोव। तो प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है दोस्तों, प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक ने दिया था। ठीक है ना, तत्परता का जो सिद्धांत है वो भी इन्होंने ही दिया था, प्रयत्न भूल का जो सिद्धांत है वो भी इन्होंने ही दिया था, और एक और इन्होंने दिया था अभ्यास का नियम। ठीक, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम भी थार्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। ठीक, तो ये थार्नडाइक वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न और त्रुटि, इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ठीक है ना, तो आप इसमें करेक्ट आंसर क्या करेंगे? थार्नडाइक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, द टर्म एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रिफर्स टू, तर्क संगत चिंतन शब्द निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? तर्क संगत, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि या फिर प्रेरणा, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस या मोटिवेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो होगा बुद्धि। तर्क संगत जो चिंतन होता है, ठीक, वो बुद्धि के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो जो तर्क जो संगत चिंतन होता है वो बुद्धि से रिलेटेड चिंतन होता है, बुद्धि से संबंधित चिंतन होता है, इंटेलिजेंस से संबंधित एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो अगर औपचारिक वातावरण में अधिगम होगा उसमें आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मानव विज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी, सामाजिक मनोविज्ञानी। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको कंप्लीटली लिखना है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञानी। क्या लिखना है? शिक्षा मनोविज्ञानी। क्यों? क्योंकि औपचारिक वातावरण में होने वाला जो अधिगम है ना वो शिक्षा मनोविज्ञानियों के द्वारा ही किया जाता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो क्या करते हैं कि औपचारिक वातावरण में अधिगम को मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण करते हैं। ठीक है ना, एक प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा? शिक्षा मनोविज्ञानी। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? विच इन्फोजन यूजेस टू एप्टीट्यूड टेस्ट मोस्ट। ठीक है ना, तो ये याद रखना प्रोफेशन है ये। ठीक है ना, विच प्रोफेशन यूज टू एप्टीट्यूड टेस्ट मोस्ट। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मार्गदर्शन परामर्श, चिकित्सक, वकीलों या फिर इंजीनियर। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल जो बात की जा रही है तो इसका करेक्ट आंसर मार्गदर्शक एवं परामर्श आएगा। ठीक है ना, अभिवृत्ति जांच का जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है ना वो गाइडेंस और जो काउंसलर जो होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक, जो गाइडेंस देने वाला होता है, काउंसलर जो होता है, मार्गदर्शन एवं परामर्शक जिसको हम कह सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है? प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है जो जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं
पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है। आपके ऑप्शन है ड्राइव सिद्धांत, आवश्यकताओं के सिद्धांत का पदानुक्रम, प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है, या फिर वृत्ति सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, देखिए प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है। मैनिफेस्ट्स नीड्स थ्योरी, ये ऐसा सिद्धांत है, ये प्रेरणा का सिद्धांत है, ये जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है ये। ठीक है, और ध्यान केंद्रित कौन कौन करता है? ड्राइव सिद्धांत भी ध्यान केंद्रित करता है, आवश्यकताओं के सिद्धांत का पदानुक्रम भी ध्यान केंद्रित करता है, और वो जो वृत्ति जो सिद्धांत होता है, ठीक है, ये भी ध्यान केंद्रित करता है। और ध्यान केंद्रित नहीं करने वाला है ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें नहीं पूछा है प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है, ये इसका नहीं वाला आएगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको ध्यान रखना है इसको, मोस्टली निम्नलिखित में से किसे अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है? संज्ञानात्मक रूप, ठीक है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं एक प्रकार से, संज्ञानात्मक रूप। तो कौन सा नहीं माना जाता है? इसमें भी नहीं आया है। देखिए, प्रत्यधिकृत अनुबंधन, जिसको विकेरियस कंडीशनिंग बोला जाता है, अव्यक्त अधिगम, विश्लेषणात्मक अधिगम, या शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यही आएगा, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक, क्योंकि ये अधिगम का संज्ञानात्मक रूप नहीं माना गया है। शास्त्रीय अनुबंध है ना, ये संज्ञानात्मक नहीं है। अब देखिए, अधिगम का जो संज्ञानात्मक जो रूप है वो कौन कौन सा है? विश्लेषणात्मक अधिगम भी होता है, अव्यक्त अधिगम भी संज्ञानात्मक होता है, प्रत्यधिकृत अनुबंधन भी क्या होता है? संज्ञानात्मक रूप ही होता है। ठीक, तो ये संज्ञानात्मक रूप है। जो संज्ञानात्मक रूप नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतने 15 क्वेश्चन ही हम कंप्लीट करने वाले थे। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार की डेली अपडेट प्राप्त होती रहे।